नमस्कार दोस्तों, मैं समीर भटनागर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपने सूर्य ग्रह के जो अलग अलग लगन में हम बातचीत कर रहे हैं उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जो कि हमने मेष लगन से शुरू किया था और तुला लगन तक हो गया, आज बातचीत करेंगे वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन का जो स्वामी है वो मंगल है और सूर्य जो है इस कुंडली में या इस लगन में कर्मेश है। तो इसकी स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कर्मेश जिस भाव में जाएगा, कर्मेश सूर्य है यहाँ पे, तो वो जिस भी भाव में जाएगा वहाँ के रिजल्ट की बढ़ोतरी करने की कोशिश करेगा और व्यक्ति को कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए जानते हैं, अगर कर्मेश सूर्य लगन में होगा तब क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वृश्चिक लगन का स्वामी मंगल और कर्मेश सूर्य है, परम मित्र है। सूर्य दशमेश होकर अगर लगन में बैठता है तो वो शुभ ग्रह बन जाता है यहाँ पे, और जातक जो होता है वो प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला और राज्य स्तरीय अधिकारी होता है। ऐसा जातक धीर होता है, गंभीर और मृदु स्वभाव का होता है। जातक को पिता की तरफ से पूर्ण आर्थिक सहयोग मिलता है, लेकिन जब भी इसके दाम्पत्य जीवन की बात आएगी तो ये पिता के लिए कष्टकारी होता है। इस बात को समझने के लिए अलग अलग कुंडली में अलग अलग विश्लेषण है, लेकिन सूर्य सप्तम भाव को देख रहा है और काल पुरुष की कुंडली में सूर्य नीच का भी माना जाता है। उस अवस्था से दाम्पत्य जीवन में काफ़ी कठिनाई करता है। जब भी इस कुंडली के लोगों की दाम्पत्य जीवन की, शादी की या पार्टनरशिप की कभी भी बात होगी, तब पिता जरूर प्रभावित होंगे। इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और कैसे करते हैं और इस चीज़ के उपाय कैसे हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जातक के कर्म करने के लिए काफ़ी उत्साहित रहता है, कर्म करता है, काफ़ी सारी चीज़ें उसको मिलती हैं, कर्म करने में आगे भी रहता है, लेकिन तब तक सही है जब तक वो परिवार अपना बढ़ाने की कोशिश नहीं करता है। जैसी दाम्पत्य जीवन में एंटर करता है वहाँ से परेशानियाँ शुरू होती हैं। द्वितीय भाव में धनु राशि में सूर्य जब यहाँ पर स्थित होता है तो जातक का हमेशा धन कमाने का उद्देश्य रहता है। ये ऐसे कर्म करता है जिसमें इसे कोई शर्म नहीं होती, ये कोई भी कर्म करके पैसा कमाने में लगा रहता है। इसके माइंड में सिर्फ एक चीज़ रहती है कि बस मुझे धन कमाना है, मुझे काम करना है। काम कोई सा भी कर सकता है, किसी भी लेवल पे जाके कर सकता है, और इस बात को लेकर इसके परिवार और कुटुंब का इसको पूर्ण सहयोग मिलता है। आर्थिक स्थिति इसकी बहुत अच्छी रहती है, लेकिन यहाँ पर कभी भी देखा जाता है कि अगर सूर्य की राहु या केतु से युति हो जाए या पाप ग्रह से दृष्टि हो जाए तो जीवन में संघर्ष रहता है। और यहाँ पर सूर्य का बैठना कभी कभी परिवार के लिए अच्छा नहीं होता है। या तो जीवन साथी के आने से परिवार में विक्षोभ हो, मतभेद हो, या उससे अलग हो, या अगर ऐसा नहीं होता है तो अक्सर देखा गया है कि जीवन साथी के साथ अलगाव की स्थिति हो जाती है, जीवन साथी की मृत्यु भी हो सकती है। और यदि यहाँ पे सूर्य और शनि की युति होती है तो ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं जिनमें उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होता है, अत्यधिक संपत्ति जुटाते हैं और इनके पास सारी चीज़ें धीरे धीरे हो जाती हैं। तृतीय भाव में मकर राशि, यहाँ सूर्य जो है वो शत्रु राशि में होता है, जिससे उसको कार्य व्यवसाय में परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ता है। लेकिन सूर्य तृतीय भाव में शनि के साथ जब भी यहाँ पर उसके घर में बैठता है तो पराक्रम भाव में कर्मेश होने का मतलब, तो उसको कर्म करवाने के लिए कोशिश करते हैं, मेहनत जरूर करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ बैठ के वो संबंध बहुत अच्छे बनाता है। उसके संबंध काफ़ी अच्छे लोगों में होते हैं, काफ़ी सुदृढ़ लोगों में होते हैं, धनाढ्य लोगों में होते हैं, और कई बार ये भी देखा गया है कि राजनीतिक स्तर पे भी वो कार्य करता है। कई बार इसकी स्थितियाँ
इसकी वजह से मजबूर भी होती हैं। कारण क्या होता है कि इसको कई बार अपने कॉन्फिडेंस में कमी देखी गई है, और यहाँ पर सूर्य अपने से छठे होने के कारण कई बार अच्छा कार्य करते करते उसको बीच में छोड़ देता है, या किसी वजह से उसको छोड़ना पड़ता है। राजकीय कर्मचारियों से उसको विरोध भी करना पड़ता है, और कई बार स्थिति ये देखी गई है कि अगर सूर्य की और लग्नेश मंगल की स्थिति कमज़ोर हो तो उसको सरकार द्वारा दंड भी भुगतना पड़ता है, या जो वो कार्य कर रहा होता है, जिस नौकरी में या व्यवसाय में होता है, वो उसे छोड़ना पड़ता है। चतुर्थ भाव में कुंभ राशि होती है, और यहाँ सूर्य के स्थित होने से जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और सरकारी पद भी हासिल करता है। जातक की पिता की जो संपत्ति होती है वो अच्छी होती है, माता का भक्त होता है, और राजकीय कार्यों से उसे लाभ की प्राप्ति भी होती है। लेकिन अधिकतर देखा गया है कि उसे सास ससुर का सुख अधिक प्राप्त नहीं होता है। बाकी जो भौतिक सुख है, चाहे वो जमीन जायदाद हो, वाहन हो, इसकी उपलब्धता उसको होती है। बस यहाँ पे ग्रहण दोष नहीं लगना चाहिए, वरना सूर्य का यहाँ पे बैठना जातक के लिए बहुत अच्छा रहता है, सुखी रहता है। अगर यहाँ पे ग्रहण दोष बनता है तो वो सारी चीज़ों को एकदम विपरीत कर देता है। पंचम भाव में सूर्य मीन राशि में आते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, तो जातक की विद्या के लिए अच्छा है, धन कमाने के लिए अच्छा है, पारिवारिक संबंधों के लिए अच्छा है, राजनीतिक संबंध भी अच्छे बनाता है, राजनीति में उसका वर्चस्व भी होता है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि ये गलत दिशा में जाके अपने पार्टनर्स का चुनाव करते हैं, और ये भी देखा गया है कि इनको अपने जैसे वर्ण होते हैं उन वर्णों में न जाके किसी और वर्ण में जाके इसको पार्टनर्स पसंद आते हैं। संतान सुख इनका अच्छा होता है, लेकिन संतान को शारीरिक रूप से कोई ना कोई कष्ट होता जरूर है। छठे भाव में मेष राशि में सूर्य यहाँ पे उच्च का होता है, और इस स्थिति से राजभंग योग बनता है। यहाँ पे दशमेश जब भी छठे में जाता है तो कार्य व्यवसाय में बाधक जो जरूर होता है, क्योंकि सूर्य अपने से अष्टम भाव में जा रहा है, लेकिन उसे संघर्ष करने पे सफलता अवश्य मिलती है। कंपटीशन का दौर है तो कंपटीशन करने के लिए उसको बहुत अच्छे मिलते हैं, प्रतियोगिता में इसको सफलता मिलती है, मेहनत जरूर अवश्य करनी पड़ती है। लेकिन ऐसे जातक प्रतिस्पर्धा में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और सरकारी अधिकारियों और गुप्त शत्रुओं से उसे हानि उठानी पड़ती है। जातक का अनुचित धन इन चीज़ों में खर्च होता है, और कई बार इन्हें घुटनों की और पैर की समस्या रहती है। सप्तम भाव में शुक्र वृषभ राशि के स्वामी हैं, और यहाँ स्थित होने से दाम्पत्य जीवन इनका अच्छा रहता है, साझेदारी के कार्य इनके अच्छे होते हैं। जातक को पैतृक व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग कुछ हद तक कठिन परिश्रमी होते हैं, लेकिन कई बार व्यवहारिक होते हैं, सत्य मार्ग पर चलते हैं, और निरंतर परिश्रम इन्हें करना पड़ता है। लेकिन शुक्र की एंट्री जब भी इनकी लाइफ में होती है, या किसी भी कन्या की या विवाह के लिए कन्या की जब भी इनकी एंट्री होती है, इनकी सारे परिवार वाले इनके विरोध में हो जाते हैं। उनको समझाना मुश्किल होता है, और कई बार ये भी देखा गया है कि ये उस रिश्ते की वजह से पुराने सारे रिश्तों को छोड़ भी देते हैं। इनमें कई बार अहम बहुत होता है, और समझ इन्हें अपने अलावा किसी की सलाह समझ में नहीं आती है। अष्टम भाव में मिथुन राशि में सूर्य जब स्थित होता है तो इसको जातक को राज सेवा का योग प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है, काफ़ी कठिन परिश्रम करना पड़ता है, रुकावटें भी आती हैं। पिता से इसके संबंध ज़्यादा मधुर नहीं होते हैं, और इसके शत्रु
सारे जितने भी होते हैं वो गुप्त होते हैं। व्यवसाय ये करता है, बार बार बदलता है, लेकिन इसको नुकसान पे नुकसान होता है। यदि चंद्रमा, मंगल या बृहस्पति की यहाँ पे स्थिति के साथ सूर्य हो तो जीवन बड़ा निरर्थक हो जाता है और हमेशा सुख की तलाश में रहता है ये, लेकिन सुख की प्राप्ति होती नहीं है। और अगर यहाँ पे शनि या राहु या केतु की दृष्टि हो या कोई युति कर रहा हो तो इसके अंग भंग भी हो सकते हैं। नवम भाव में कर्क राशि में जब सूर्य होता है तो यहाँ पर पिता का भाव है, तो पिता से इसके संबंध मधुर रहते हैं। कार्य व्यवसाय में भी पिता का सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे लोग घर से दूर रहने में खुश रहते हैं। जातक का जीवन सामान्यतः सुखी होता है, लेकिन भाई और मित्रों से इनका कुछ ना कुछ विरोध अवश्य किसी बात को लेके होता है, जिसकी वजह से ये लोग अपने पुराने रिश्तों को छोड़ देते हैं। और यदि यहाँ सूर्य के साथ शनि राहु स्थित हो तो पिता की आयु के लिए अच्छे नहीं होते हैं। नवम से सप्तमेश व अष्टमेश सूर्य स्वयं द्वितीयेश बनता है और राहु इसको प्रखर बनाकर मृत्यु दे देता है। तो इसके पिता की मृत्यु रहस्यमय तरीके से हो सकती है। ये चीज़ें इसमें काफ़ी एनालिसिस करने के बाद समझ में आती हैं। दशम भाव में सिंह राशि में सूर्य स्वराशि हो जाता है और यहाँ जातक के लिए राज्य की तरफ से इसको पद की प्राप्ति होती है। इसके जीवन में सभी भौतिक, सामाजिक और राजनीतिक सुखों की प्राप्ति होती है। पिता का सहयोग बहुत मिलता है इसे और उनके साथ इनके संबंध बहुत मधुर रहते हैं। जातक जो होता है वो अग्नि से रिलेटेड, धातु से रिलेटेड कार्य करता है और ऐसा भी कहा जाता है कि यदि अगर ये गरीब घर में भी जन्म ले तो उसको 24 वर्ष के उपरांत भवन वाहन का सुख मिलना शुरू हो जाता है। शनि की युति होने पर जातक का जन्म प्रतिष्ठित परिवार में होता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि मातृ सुख कमजोर होता है। एकादश भाव में कन्या राशि में जब सूर्य स्थित होते हैं तो ये, और अगर बुध भी इनके साथ हो तो बुध आदित्य योग यहाँ पे बनता है। ऐसे जातक किसी भी कार्य को करने के लिए, कोई भी व्यवसाय करने के लिए इनके अंदर तीव्रता बहुत होती है और इन्हें उस कार्य को करने के लिए पारिवारिक सहयोग बहुत मिलता है। राजनीति में बहुत जल्दी कूद जाते हैं। राजनीति इन्हें बहुत अच्छी रास भी आती है। इनके मित्र, संबंधी और कांटेक्ट में जितने भी लोग होते हैं उनका कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर पे अच्छी उठभैठ होती है। ये लोग उसको, उन सब चीज़ों से फ़ायदा भी लेते हैं और शेयर बाज़ार के काम सारे तरीके से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वृश्चिक लगन के लोगों की खास बात है कि ये सही और गलत का निर्णय नहीं करते, ये करते हैं, तो करने में लगे रहते हैं। लेकिन इनके साथ बस एक ही समस्या ये है कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इनकी और एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाते, तो इस चक्कर में इनका उन्हीं लोगों से संबंध खराब करते हैं और उसी की वजह से ये कार्य में पीछे हो जाते हैं। इन्हें हटना पड़ता है या इन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है। द्वादश भाव में तुला राशि है और तुला राशि में सूर्य नीच का होता है, लेकिन यदि यहाँ पे सूर्य के साथ शुक्र बैठा हो तो ये नीच भंग राजयोग बनाता है। मैंने अपने पहले वीडियो में नीच भंग राजयोग का बारे में बताया था। अगर कोई भी व्यक्ति आज ही ये वीडियो देख रहा है तो वो नीच भंग राजयोग वाला पहले पूरा वीडियो देख ले, तब उसकी समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे नीच भंग राजयोग होने से होता क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। द्वादश जो घर है वो लगन का द्वादश, लगन से द्वादश है, तो यहाँ पे इसको आध्यात्मिक स्तर का चुनाव होता है। सूर्य यहाँ कर्मेश है और वो अपने से तीसरे यानी पराक्रम भाव में बैठा हुआ है
पत्नी का संबंध जब शुक्र इसमें बैठा होता है तो पत्नी से संबंधित होता है। तो सूर्य और शुक्र की युति में जो अधिक बलवान होता है तो वहाँ पे इन दोनों में से एक, अगर दोनों मजबूत स्थिति में है तो तब तो सही है, लेकिन अगर दोनों में से एक भी कमज़ोर है तो या तो उस स्थिति में सूर्य मजबूत रहेगा तो शुक्र यानी ये अपनी पसंद की लड़की से विवाह नहीं कर सके, और अगर शुक्र मजबूत हुआ तो सूर्य को वो छोड़ने में देर नहीं लगाएगा। इस स्थिति में यहाँ पे जैसे ही इसके घर की बात होती है या इसके दाम्पत्य जीवन की बात होती है, यहाँ पर ये घर टूटना है। और इस कुंडली के लिए, इस लगन के लिए जब भी शुक्र की एंट्री होगी इस घर में ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अब स्थिति डिपेंड करेंगी, ये आपने पूरी चीज़ें एनालाइज करनी है कि वो डिग्री वाइज कितनी पावरफुल है, कहीं शुक्र अस्त तो नहीं हो रहा है, कहीं वक्री तो नहीं है। इन सब चीज़ों को समझने के बाद ही एनालिसिस करें। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ। वृश्चिक लगन की कुंडली में शुक्र प्रधान प्लैनेट नहीं है, लेकिन शुक्र सप्तमेश और द्वादशेश है। जब इस कुंडली में हम सप्तमेश की बात करते हैं तब अधिकतर ये देखा गया है कि इसमें कार्य किस तरीके से होगा, और जब ये दोनों आपस में अपोजिशन में होंगे तो मंगल एनर्जी का कारक है। वो व्यक्ति अपनी ऊर्जा जहाँ भी लेकर जाएगा, जिसके समक्ष भी रखेगा, उसमें उसकी पावर बहुत ज़्यादा तेज होगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि मंगल शुक्र की युति करेगा या मंगल सूर्य के साथ करेगा, और सूर्य और शुक्र परम शत्रु हैं। इस चीज़ का एनालिसिस करना कुंडली देख के, उसके अंश देख के, उसकी नीचत्व देखना है, नीच राजभंग योग देखना है। ये जितने भी लगन हैं उसमें सबसे टिपिकल सेशन होता है वृश्चिक लगन के लिए। इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वान पंडित मात खा जाते हैं, इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को आपको समझना है, बार बार देखना है, तब आपकी समझ में आएगा। जो पॉइंट आपका छूट जाता है आप उसको रिवाइज कीजिए, उसको समझिए, क्योंकि जल्दबाजी में निर्णय करना गलत है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो लोग मेरे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं वो उसको सब्सक्राइब करें, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर करें। और कई लोगों के पर्सनल कमेंट्स भी आ रहे हैं कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं या अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको इसमें वीडियो में शेयर है, आप अपनी कुंडली भेज दीजिए, मैं आपको देख के उसको बता दूंगा। और जितना आप लोग सीख रहे हैं, जितने मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, उससे मुझे पता लग रहा है कि ये ठीक है, काफ़ी हद तक आपकी लोगों की समझ में आ रहा है, और जो टॉपिक्स अभी रह रहे हैं उनको अभी कवर करना है। इसलिए अभी क्रम से चल रहे हैं, तो अभी जब ये सेशन कंप्लीट होगा उसके बाद हम आगे अपने वीडियो बनाएंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद। कल बात करेंगे धनु लगन पे। नमस्कार।